मुझे मेरे बचपन में अक्सर मेरी नानी एक वाकया सुनाया करती थी। जब वो इंडिया के शहर दिल्ली में रहा करती थी, उनके घर के सामने उनके एक चाचा का घर था जो बहुत हॉन्टेड था और उसके बारे में सबको ही पता था, क्योंकि उनका सहन बहुत बड़ा था और उनके चाचा की बेटियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। पर वो पुराना दौर था और लोगों को जिन्नात से इतना डर नहीं लगता था। वो अक्सर वहां शाम में खेलने जाया करती थी और उनके साथ और भी लोग खेलने आ जाया करते थे, पर वो इंसान नहीं होते थे बल्कि जिन्नात होते थे और वो जिन्नात हमेशा पहली बारी लिया करते थे और वो इंसानों की शक्ल में उनके सामने आया करते थे, इसलिए उनको उनसे डर नहीं लगता था, जबकि उनको पता भी होता था कि ये इंसान नहीं जिन्नात हैं। और अपनी बारी पूरी करने के बाद वो बिल्कुल छोटे होकर नालियों में घुस जाते थे और वहां से गायब हो जाते थे। मेरी नानी ये वाकया सुनाकर मुझे बताया करती थी, जिन्नात बहुत धोखेबाज होते हैं, बहुत झूठे होते हैं। वो आपको वहम में डालते हैं, आपके दिल में वसवसे पैदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इंतहाई खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम फहद है और मैं लाहौर में रहता हूँ। ये वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा और खौफनाक वाकया है। ये उन दिनों की बात है जब मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था। मुझे बचपन से ही वकील बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं जी जान से पढ़ाई कर रहा था। मैं एक बड़ा लॉयर बनना चाहता था। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो इतना अजीब और भयानक था कि मेरे दोस्तों ने और यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने मुझे दिमागी तौर पर बीमार समझ लिया था। हुआ ये था कि पढ़ाई के दौरान मेरी दोस्ती कामरान भाई से हुई। वो मुझसे 2 साल सीनियर थे और बहुत ज़हीन पर मूडी किस्म के आदमी थे और हमारी ही यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। वो ज़्यादातर अपने घर पे नहीं रहा करते थे, कभी किसी केस पे काम किया करते थे तो कभी किसी और। मैं भी एक बड़ा वकील बनना चाहता था, तो मैंने उनके घर पर रहना शुरू कर दिया ताकि मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो मैं उनसे फ़ौरन पूछ सकूं और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकूं। इस तरह पढ़ाई भी हो जाती थी और उनके घर की हिफाजत भी, क्योंकि वो घर पे अकेले ही रहा करते थे। कामरान भाई को एक अजीब शौक था। जो केस पुलिस सुलझा नहीं पाती थी वो उस पर काम किया करते थे, उनकी तह तक जाने की कोशिश किया करते थे, उन पर नोट्स बनाते थे। ज़रूरत पड़ने पर वो उस जगह की जांच पड़ताल भी करते थे। इसीलिए वो ज़्यादातर घर पे नहीं रहा करते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत मूडी थे। दिल किया तो काम किया, वरना नहीं किया। एक दिन वो मुझे अपने साथ एक जगह की जांच पड़ताल करने के लिए ले गए। वो जगह शहर से करीब ही थी और उस दिन मेरी छुट्टी भी थी, तो सोचा घर पे तो बोर ही होऊंगा, उनके साथ ही चला जाता हूँ। उससे मुझे कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। जिस जगह पर हम गए थे वहाँ के लोगों का कहना था कि वो जगह हॉन्टेड है, आसियब ज़दा है और हाल ही में उनके गांव का एक 17 साल का लड़का गायब हो गया था, जिसे लोगों ने
उस मकान के आसपास घूमते हुए देखा था। उसके बाद वो कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता चला। कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों ने उसे आधी रात में उस घर के आसपास चिल्लाते हुए देखा है, और कुछ लोगों का कहना था कि उसको गायब हुए बहुत अरसा हो गया है। अब तक तो शायद वो मर ही गया होगा, क्योंकि वो घर ही ऐसा था जिसके पास जाने से लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वो घर इतना खौफनाक था कि वहां से जिंदा लौट आना बहुत मुश्किल था। पर मुझे और कामरान भाई को उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, और हम दोनों को ये उनका वहम लग रहा था कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए ये लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। सब लोगों से मालूमात इकट्ठी कर लेने के बाद हम लोग शाम के वक्त उस घर के सामने पहुंचे। वो सर्दियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहे और बाहर से उस घर का मुआयना करते रहे, और आसपास भी देखते रहे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। फिर हमने उस घर की खिड़कियों से झांकने के बाद उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। उस घर के आसपास हर जगह नमी फैली हुई थी, जिससे सीलन की बदबू आ रही थी। दरवाज़ा जाम हो रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोला तो अंदर से एक गंदी सी बदबू आई, जैसे किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी हो। उस बदबू से हमारा दम घुटने लगा और आंखों में जलन होने लगी। उस मकान के अंदर बाहर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, तो हम दोनों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। जब हम अंदर गए तो देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सब जगह पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी, और छतों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले बने हुए थे। बाकी कुछ काड़ कबाड़ पड़ा हुआ था। कामरान भाई जगह की जांच पड़ताल करने लगे, और मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। तभी मुझे एक कमरे से एक शीशा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत हल्की सी थी, जैसे किसी ने जमीन पर पड़े हुए शीशे पर पैर रख दिया हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं उस कमरे की तरफ चला गया। वहां भी हर जगह वही माहौल था, गंदगी और बदबू से भरा हुआ। बस वहां सामने की दीवार पर एक शीशा लगा हुआ था, जो आधा टूटकर नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था, और उस आधे टूटे हुए शीशे में भी दरारें पड़ी हुई थी। मैं बड़े ध्यान से चलता हुआ उस शीशे के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उस शीशे पर भी धूल जमी हुई थी, तो मैंने धूल हटाने के लिए उस पर अपना हाथ फेरा तो मुझे उसके अंदर एक परछाई नजर आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद पीछे कोई तस्वीर है, तो मैंने उसे और साफ किया, पर धीरे धीरे उसमें से एक खौफनाक शक्ल मेरे सामने आने लगी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में मुझे घूर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी शैतान के चेहरे को देख रहा हूँ। खौफ से मैं कांपने लगा और मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गया था, और मैं उस शीशे से जैसे ही पीछे हटा मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मेरे पीछे कामरान भाई खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे संभालते हुए पूछा, अरे भाई क्या हुआ? उस वक्त तक मैं पसीनों से शराबोर हो चुका था। नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा इस शीशे में से कोई मुझे घूर रहा है। तो कामरान भाई ने मेरे कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, अरे इडियट, मैं कब से तेरे पीछे खड़ा हूं, तुमने मुझे ही शीशे में देखा होगा। उस वक्त तक मेरी कुछ समझ ही नहीं आया था, तो मैंने उनसे कहा, हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, शायद मैंने आपको ही देखा होगा। चलें कामरान भाई, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात में हामी भरते हुए उन्होंने भी मुझसे कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, यहाँ पर कोई सबूत है ना कोई निशान, चलो चलते हैं यहाँ से। उस वक्त सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था, इसीलिए मैं वहाँ से जल्द जाना चाहता था। फिर उस दिन मैं वहाँ से सीधा लाइब्रेरी चला गया। कामरान भाई भी वहाँ से अपने काम के लिए निकल गए। दोस्तों से मिला, थोड़ी पढ़ाई की, और फिर मैं वापस कामरान भाई के घर आ गया। दोस्तों से बात करने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका था और मेरा डर भी ख़त्म हो चुका था।
तो मैं घर आकर पढ़ने बैठ गया। पर उस दिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और ना ही मुझे नींद आ रही थी। बस सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। पढ़ाई में दिल लगाने के लिए मैं वॉशरूम अपने मुंह को धोने चला गया। चेहरे पे पानी का छपका मारकर जब मैंने अपना सर उठाकर शीशे में देखा तो मेरी आंखें चुंधिया गई। लगा जैसे शीशे में से बहुत तेज रोशनी निकली है, जिससे मेरी आंखें चुंधिया गई थीं। आंखों को मसलकर मैंने फिर शीशे की तरफ देखा। अब की बार मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो मेरी नाक से खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से खून को साफ किया और अपने हाथों को धो लिया। मैंने फिर से शीशे में अपने आप को देखा तो फिर से मेरी नाक से खून बह रहा था। मैंने फिर से नाक को साफ किया और अपने हाथों को धोया। अब मैं घबरा गया था कि मेरे साथ ये क्या होने लगा है। मैं जल्दी जल्दी से अपने नाक मुंह पर पानी डालने लगा। मेरी सांसें एकदम तेज चलने लगी थी। फिर दोबारा से मैंने एक बार अपनी नाक पर हाथ लगाकर देखा, पर अब की बार मेरे हाथों पर खून नहीं लगा। मैं वहीं पर खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैं शीशे से थोड़ा सा पीछे हुआ तो मैं एकदम से अपनी जगह पर जम गया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस शीशे में से कोई मुझे घूर रहा है। मुझे उस वक्त वहां से मुड़ने से भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ बहुत खौफनाक होने वाला है। उस वक्त मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी जगह से हिल सकूं या फिर किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। मैंने सर उठाकर शीशे की तरफ देखा। शीशे में मेरा ही अक्स दिखाई दे रहा था, पर मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ डरा सहमा खड़ा हुआ था, जबकि आईने के अंदर मेरा अक्स मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बार बार अपनी पूरी ताकत से अपनी आंखों को बंद किए जा रहा था और आंख खुलते ही मुझे और भयानक नजारा देखने को मिलता था। फिर एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया। शीशे में मेरा अक्स भी बिल्कुल नॉर्मल था। तभी बहुत अजीब हुआ, उस शीशे में मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा था। मैं अपने हाथों से उसको हटाने की कोशिश करने लगा, पर वो रेंगती हुई चीज कुछ और नहीं, कॉकरोचेस थे, जो मेरे चेहरे पर कभी इधर से निकलते तो कभी उधर से। मैं पागलों की तरह अपने चेहरे को साफ करने लगा, पर वो मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहे थे। मेरी सांस फूलने लगी थी। खौफ से मेरा दम घुटने लगा था। फिर मैंने दोबारा अपने चेहरे को देखा तो अब की बार कुछ भी नहीं था। तभी देखते ही देखते मेरा चेहरा टेढ़ा होना शुरू हो गया, जैसे किसी को फालिश हो जाता है और उसका नीचे का जबड़ा एक तरफ को मुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही मैं अपने चेहरे को पकड़कर सीधा करने लगा। मैं उस वक्त कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उस जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। बस मेरे हाथ चल रहे थे, ना मेरे कदम उठ रहे थे, ना मैं वहां से मुड़ पा रहा था। उससे आगे मैं कुछ कर पाता तब तक आसपास का सारा माहौल बदल गया, क्योंकि अगले कुछ पल में मैं उस घर में था, उसी टूटे हुए शीशे के सामने जिसे मैंने शाम में देखा था। पर उसमें मेरी परछाई नहीं थी, कोई दूसरी ही परछाई थी जो मेरी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी और उसका पूरा जिस्म काले कपड़ों से ढका हुआ था। मैंने खौफ से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था, पर मैं फिर भी अपनी हाथों की उंगलियों के बीच में से उसे देखने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये है कौन, मेरे साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी तरह अपने एक हाथ को अपने चेहरे से हटाया और इससे पहले कि वो परछाई मुड़कर मेरी तरफ देखे, मैंने अपने पास में पड़े हुए एक पत्थर को उस शीशे पर मारकर उस आधे शीशे को भी तोड़ दिया। उस शीशे के टूटते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांसें बहाल हो गई हों। मैं दौड़कर फौरन वॉशरूम से बाहर निकल आया और अपने हाथों से अपने चेहरे को टटोल कर देखा। सब कुछ नॉर्मल था,
कहीं पर भी खून नहीं था। मैंने जल्दी से कामरान भाई के ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन उनके ऑफिस का फ़ोन बंद आ रहा था। मैं उसी वक्त अपने कुछ कपड़े और अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर उस घर से निकल गया और वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर चला गया। घर पहुँचकर मैंने चाहकर भी अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है वो अगर मैं अपनी अम्मी को बताता तो एक तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती और दूसरा मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। जब तक खुद मुझे यकीन ना हो जाए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं किसी को कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। फिर कुछ दिनों तक तो मैं अम्मी के साथ ही रहा। घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की वजह से मैं कुछ ही दिनों में उन बातों को भूल गया था। एक दिन रात में मैं अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते नींद से मेरी आंखें झपकने लगी थी। टीवी में अचानक लाइंस आना शुरू हो गई और टीवी में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो पुराने ज़माने का टीवी था, तो मैंने उठकर उस पर 3-4 बार हाथ मारा। इस तरह करने से टीवी में एकदम से पिक्चर आती थी और फिर एकदम से गायब हो जाती थी। पर काफ़ी देर ये करने के बाद जब टीवी सही नहीं हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में मैंने टीवी को बंद कर दिया। टीवी बंद करने के बाद उससे 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि टीवी खुद से ही ऑन हो गया। मैंने मुड़कर टीवी की तरफ देखा तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद एक अजीब सी तस्वीर आ रही थी और कभी लाइनें आ रही थी। पर उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि मेरे टीवी बंद कर देने के बाद ये टीवी फिर से कैसे ऑन हो गया। उस वक्त उस टीवी में से एक हल्की सी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे हल्के हल्के कोई मेरा नाम लेकर मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैं तजस्सुस में उसके पास चला गया और अपना कान स्पीकर से लगाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी। आओ, मेरे साथ आओ, आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस आवाज़ के साथ ही टीवी में फिर से वही खौफनाक चेहरा नजर आने लगा जो मैंने उस घर में उस शीशे में देखा था। मेरे साथ सिर चकराने लगा था। साथ आओ, मैं बार बार उस टीवी को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेने आया हूँ, लेकिन टीवी बंद ही नहीं हो रहा था और वो आवाज़ बढ़ती ही चली गई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। उस आवाज़ को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। टेलीफोन की तेज आवाज़ से मेरा ध्यान उस टीवी से हट गया। मैंने फिर से टीवी की तरफ देखा तो टीवी बंद था। मैं अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के पास चला गया और टेलीफोन उठाया तो वो कामरान भाई थे। हेलो, फहद है? अरे मैं कामरान। मैं घर आया तो देखा तुम घर पर नहीं थे। घर में कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था, बस इसीलिए फ़ोन किया। मुझे थोड़ा काम है, फिर मैं वापस घर आ जाऊंगा। हो सके तो मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। कामरान भाई को मैंने हाँ तो कर दिया था, पर सच कहूँ तो उस घर में दोबारा जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मुझे वहाँ जाने से डर लगने लगा था, लेकिन वो अकेले कामरान भाई थे जिनसे मैं इस बारे में बात कर सकता था। इसीलिए मैंने वापस उस घर में जाने का फैसला किया। मैंने 1-2 बार बेल बजाई, पर कामरान भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने अपने पास जो चाबी थी उससे दरवाज़ा खोल लिया। मैं घर के अंदर गया तो उस वक्त शायद कामरान भाई नहा रहे थे, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं गया और वहाँ बाहर रखे हुए सोफे पर बैठकर कामरान भाई के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद कामरान भाई अपने कमरे से बाहर आ गए और मेरे पास रखे हुए सोफे पर बैठते हुए मुझसे कहने लगे, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है?
मैंने सहमे हुए अंदाज में उनसे कहा, हाँ भाई ठीक चल रही है। फिर उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा वो जो हम उस घर गए थे ना, उस केस का क्या हुआ? आगे कुछ छानबीन की तुमने? कुछ पता चला उसके बारे में? तो मैंने घबराते हुए उनसे कहा, नहीं नहीं कामरान भाई, बल्कि जब से हम वहां से आए हैं मेरे साथ अजीब हो रहा है। अजीब वहम होते हैं, कभी कुछ नजर आता है तो कभी कुछ, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है सब झूठ है, पर समझ में कुछ भी नहीं आता। फिर मैंने कामरान भाई को सारी बात बताई कि जब से मैं उस घर से वापस आया हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और उनको बताया कि जब से मैंने उस घर के शीशे में देखा है, जब से मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है। पर मेरी बातों पर यकीन करने के बजाय पहले तो वो हंसने लगे और फिर कुछ सोचकर एकदम से बिल्कुल सीरियस हो गए और मुझे समझाने लगे और कहने लगे, तुमने कुछ अजीब केसेस के बारे में पढ़ लिया होगा और तुम्हारे दिल में डर बैठ गया होगा, और कुछ भी नहीं है। कुछ दिन आराम करो, तुम्हारे दिल से ये सब बातें निकल जाएंगी। मैंने कामरान भाई को बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वाकई उस घर के शीशे में एक शैतान को देखा था। मेरी बात सुनकर कामरान भाई मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गए और शीशे के सामने मुझे खड़ा करते हुए कहने लगे, देखो आईने में और बताओ मुझे कहाँ है शैतान? है यहाँ कोई शैतान? है अगर तो बाहर आए, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं शीशे में गौर से देखने लगा। ऐसा लगा उस शीशे की सतह किसी पानी की लहरों की तरह हिल रही है। मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो मुझे उस सतह के पीछे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा, जैसे उस पानी के अंदर से कोई बाहर आ रहा हो। मैंने फौरन अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, देखो देखो कामरान भाई, वहां शीशे में कोई है, देखो शीशे में। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कामरान भाई वहां नहीं थे। मैंने घबराकर यहाँ वहां देखा, पर वो घर में कहीं पर भी नहीं थे। उस वक्त मेरा जिस्म कांप रहा था और उसके साथ ही फोन की घंटी बजने लगी। मैंने डरते हुए फोन को उठाया। हेलो फहद? कामरान भाई की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने घबराते हुए उनसे पूछा, कामरान भाई, क्या आप अभी घर पर नहीं थे? नहीं, मैं घर पर आया तो था, पर मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं थोड़ी देर रुककर निकल गया था। तुम्हारे घर फोन किया था तो तुम्हारी अम्मी ने बताया कि तुम यहाँ आ गए हो, इसलिए बस तसल्ली करने के लिए फोन किया था। मुझे कामरान भाई की बातों ने और डरा दिया था। मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। मैंने जोर से फोन को पटक दिया। मतलब जो भी अभी मेरे साथ हुआ था वो भी मेरा वहम था। कामरान भाई यहाँ थे ही नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए फोन ही नहीं किया था। मैं फिर से वहां से जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना बचा कुचा सामान भी उठाकर अपने बैग में रख लिया कि तभी घर की बेल बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मेरी अम्मी खड़ी हुई थी। उनको देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैं उनका हाथ पकड़कर अंदर घर में ले आया और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगा और मेरे साथ अब तक क्या हुआ है मैंने उनको सब बताया और उनको बताया कि मेरे पीछे एक शैतान पड़ गया है। कोई शैतानी चीज है जो मेरी जान के पीछे पड़ गई है। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया और हौसले से काम लेने को कहा। परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ और फिर हम घर जाकर इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। और मेरी अम्मी मुझे हौसला देते हुए किचन में चली गई। मैं अपने आप को समझाने लगा कि अब अम्मी आ गई हैं तो डरने वाली अब कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर 2 सेकंड बाद ही घर की बेल बजी। मैं फौरन दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर मेरी
अम्मी खड़ी थी। उन्हें सामने देखकर मैं हैरान रह गया। अम्मी, आप यहाँ? तो उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर घर के अंदर की तरफ देखा। किचन में मुझे बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, पर हुआ क्या है? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? लेकिन मैं उनको खींचता हुआ घर के अंदर ले गया और वहीं पड़े हुए एक बेड को अपने हाथ में ले लिया और फिर मैं किचन की तरफ चला गया और मैंने डरते हुए किचन के अंदर झांक कर देखा। अम्मी भी मेरी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां कुछ भी नहीं था। बस एक काले रंग की बिल्ली थी जो बर्तनों के बीच में घूम रही थी और उसी की वजह से किचन में से आवाजें आ रही थी। वो देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे ये अजीब से एहसास क्यों हो रहे थे। मैंने अम्मी को सोफे पर बिठाया और अपने आप को संभालते हुए उनको फिर से सब कुछ बताया जो अब तक मेरे साथ हुआ था। अम्मी, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब हो रहा है। हर वक्त अजीब सा एहसास होता है। कभी कोई शैतानी चेहरा नजर आता है तो कभी कोई वहम हो जाता है। वो क्या चीज़ है पता नहीं, पर वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। चलो अभी के अभी अपने घर चलते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। तो अम्मी मुझे हौसला देते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। तभी मुझे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा तो वो एक कीड़ा था जो मेरे हाथों पर रेंग रहा था। मैंने झटके से उसको अपने हाथ से हटा दिया और तभी फिर एक बार दोबारा घर की बेल बजी। बात करते करते और रोते रोते मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने एक नज़र अपनी अम्मी की तरफ देखा तो वो भी मुझे देख रही थी। उस वक्त उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उनके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। मैं धीरे से उठ के दरवाजे के पास चला गया और आई होल से बाहर झांक कर देखा तो वहां कामरान भाई और अम्मी साथ खड़े हुए थे। मैंने अंदर मुड़कर देखा तो जो औरत मेरे साथ बैठी हुई थी उसका चेहरा बदल चुका था। काला चेहरा और सफेद चमकती हुई आंखें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और उसके जिस्म से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। अम्मी के रूप में वो एक शैतान था। हर बार की तरह इस बार भी मैं उसका शिकार बन गया था और मुझ में अब कुछ भी सहने की ताकत नहीं थी। मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे हाथ पैरों को बेड के साथ बांधा गया था। 6 महीने तक मैं उसी हॉस्पिटल में रहा और मेरा वहाँ पर इलाज चला। मैंने डॉक्टरों और घर वालों को ये कहते हुए सुना था कि मेरे दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ा है। मुझे परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कभी मैं अपने आप को ही शीशे में देखकर डर जाता हूँ और कभी गुस्से में अपने आप पर ही हमला कर देता हूँ। आखिरी बार जब मैं अपने घर वालों को बेहोशी की हालत में मिला था तो मेरे जिस्म पे जगह जगह शीशे से काटने के निशान थे। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि जब मैं घर पर होता था तो मैं अपने आप से और कभी दीवारों से बातें करता था और कभी कभी मैं शीशे में अपने आप को घूरता रहता था। वो मुझे आवाज़ देती थी पर मैं कोई जवाब नहीं देता था। बेवजह अकेले फ़ोन पर बात किया करता था। डॉक्टरी इलाज के बाद जब मेरी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मुझे एक आमिल को दिखाया गया और 1 साल के इलाज के बाद मैं अपने होश में वापस आया और मुझे वो शैतान दिखना बंद हो गया। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। बहुत शुक्रिया फहद, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।